नमस्कार दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से जानेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम के इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या क्या सब टॉपिक दिया गया है उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एनसीईआरटी निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ वैसे वैसे आप एनसीईआरटी में मार्किंग करते जाइएगा और जितना मैं पढ़ा दूँ सिर्फ उतना ही याद कर लेते हैं। तो नीट एग्जाम से पहले आपका सारा सिलेबस ए टू जेड खत्म हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अर्थात इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बायोलॉजी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगी हो, वायरस हो, प्रोटोजोअन्स हो या जितना भी एनिमल है, सबके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्लासिफिकेशन का नीड क्यों पड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो दोस्त आप सोच करके देखिए, आप जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव में हजारों लोग होंगे। क्या हजारों लोग एक घर में रहना संभव है? बिल्कुल नहीं। सब को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। कोई उसमें पढ़े लिखे लोग होंगे, उसका एक अलग कैटेगरी होगा। ढेर सारे लोग मजदूर होंगे, उसका एक अलग कैटेगरी होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जो किसान होंगे, उसका एक अलग कैटेगरी होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जो बिजनेसमैन होंगे, उसका एक अलग कैटेगरी होगा। उस बिजनेसमैन में भी, उस किसान में भी, उस स्टूडेंट में भी, उस शिक्षक में भी देखिएगा उसका भी सब कैटेगरी होता है, क्योंकि सबका हैबिट, सबका चाल चलन अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बायोलॉजी माता के पास लाखों करोड़ों की संख्या में ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो सबको एक जगह रख पाना संभव नहीं था। इसीलिए सबको अलग अलग सब कैटेगरी करके बांट दिया गया है। तो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पार्टिकुलर टॉपिक क्या क्या है तो देख लीजिए। पहला टॉपिक पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक में जानेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तीसरा टॉपिक में जानेंगे किंगडम फंगी के बारे में, काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। फिर चौथा टॉपिक होगा किंगडम प्लांटी के बारे में जानेंगे। पांचवा टॉपिक होगा किंगडम एनिमेलिया। और लास्ट टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन। ये वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन, तो ये टोटल 6 सब टॉपिक इसमें दिया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोनेरा किंगडम, जो कई बार जिस टॉपिक से कई बार नीट में सवाल पूछा जा चुका है। और लास्ट का टॉपिक है वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन। बाकी ये सब टॉपिक से भी पूछा गया है, लेकिन इसमें कौन सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के प्रारंभ से ही देयर हैज़ बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। कई एटीएम लिया गया, कई बार प्रयास किया गया किसको क्लासीफाई करने में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का कई बार प्रयास किया गया उस समय के जो शिक्षाविद थे, उस समय के जो साइंटिस्ट लोग थे उनके द्वारा। इट वाज डन इंस्टिंक्टली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया डाइट वेट साइंटिफिक्स, बट बोर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज। उस समय प्रारंभ में इंस्टिंक्टिवली जो क्राइटेरिया का यूज किया गया क्लासिफिकेशन का, वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं था। हमारे यूज के आधार पे ऑर्गेनिज्म का वर्ण हुआ, जन्म हुई, और उसके आधार पे जो यूज करने लगे उसके आधार पे उन्होंने सबसे पहले बांटा। किस किस में बांटा, तो फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। इसके यूज के आधार पे, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ के यूज के आधार पे क्लासिफिकेशन सबसे पहले की है। उसके बाद एरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एरिस्टोटल साहब जो थे ये साइंटिस्ट हैं जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किए। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने का प्रयास सबसे पहले अरिस्टोटल साहब किए, और ये नीट में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और वो किस आधार पे क्लासिफिकेशन किए उसको हम लोग देखते हैं। ही यूज सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया।
टू क्लासीफाई प्लांट इंटू ट्री, सर्ब एंड हर्ब। उन्होंने प्लांट को ट्री, सर्ब एंड हर्ब ये 3 पार्ट्स में बांट दिया। किसके आधार पे? तो सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे। प्लांट को किसने बांटा? तो एरिस्टोटल साहब ने उस समय बांटा। किसके आधार पे बांटा पूछा जाएगा, क्या बताएंगे? सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे बांटा। नेक्स्ट लाइन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल। उन्होंने एनिमल को भी 2 ग्रुप में बांटा, 2 ग्रुप में बांटा। दिस विच रेड ब्लड्स एंड दोज दैट डिड नॉट। अर्थात जिसके पास रेड ब्लड था उसको एक अलग ग्रुप में रखा, और जिसके पास रेड ब्लड नहीं था, जैसे वाइट ब्लड WBC था, जिसके पास RBC था, रेड ब्लड कार्पसल्स था, और जिसके पास रेड ब्लड कार्पसल्स नहीं था, उसके आधार पे उन्होंने एनिमल को 2 पार्ट्स में बांटा। तो सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने का प्रयास कौन किया? तो एरिस्टोटल साहब किए। उन्होंने किसके आधार पे बांटा? तो सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे प्लांट को 3 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, एक ट्री, सर्ब एंड हर्ब। और एनिमल को किसके आधार पे बांटा? तो जिसमें रेड ब्लड पाया जाता उसका एक ग्रुप रखा, और जिसमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता उसका एक अलग ग्रुप रखा। और इस आधार पे उन्होंने एरिस्टोटल साहब ने प्लांट और एनिमल को उस समय बांटे। उसके बाद का देखते हैं, इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। देखिए लीनियस के समय तक जितने भी प्लांट था और जितने भी एनिमल था, सबको 2 किंगडम, पहला किंगडम प्लांटी और दूसरा एनिमलिया में बांट करके अलग अलग रख दिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये जो सिस्टम था वो किस किस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया? तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये दोनों को एक ही साथ रख दिया। ये देखिए इसका ड्रॉबैक है। आगे किसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेसिस ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेसिस फंगी ऑर्गेनिज्म को ये सब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। तो ये लीनियस का ड्रॉबैक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये सिस्टम किस किस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया? तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। फिर मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। फिर फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेसिस में फंगी था, इसको भी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, मतलब अलग अलग नहीं कर पाए। तो ये यहाँ से भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है। तो इस लाइन को भी आप लिख करके पॉइंट वाइज करके और याद कर लेंगे। आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं। आगे का इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमलिया। प्लांट और एनिमल में जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए किसको? ऑर्गेनिज्म को। वाज इजली डन एंड नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ये आसानी से इसको डन कर दिया गया प्लांटी और एनिमलिया में, लेकिन इसको समझने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू देयर कैटेगरी। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे ऑर्गेनिज्म का खोज हुआ जो प्लांटी और एनिमलिया में नहीं रखा जा सकता था। Hence, 2 kingdom classifications used for long time was फाउंड इनएडिक्वेट। लॉन्ग टाइम तक इसे नहीं चलाया जा सका, क्योंकि बाद में जो खोज हुई वो प्लांटी और एनिमलिया में नहीं मिलती थी, उसके जैसा, उसके गुण के जैसा नहीं मिलती थी। बिसाइड ग्रॉस मार्फोलॉजी अ नीड was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship। अर्थात ग्रोस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में और भी कैरेक्टर को उसमें एडअप किया गया। वो सब कैरेक्टर कौन था? तो ग्रोस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के में और किस किस को इंक्लूड किया गया? तो सेल स्ट्रक्चर को, उसके बाद नेचर ऑफ वाल के नेचर को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, हैबिटेट को, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को और
नर्सरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन में हम लोग क्लास 12th का जेनेटिक्स में ही जेनेटिक्स का लास्ट का चैप्टर है इवोल्यूशन, उसमें काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस सब के आधार पे बांटा गया क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंज, समय के आधार पे अलग अलग चेंजिंग उसमें किया गया। ओवर द टाइम थ्रू प्लांट एंड एनिमल किंगडम have been a consist under all different system. The understanding of what group या organism be include under the kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood different by different scientifics over the time. इस सब का बस एक ही मीनिंग है, इसका मीनिंग समझ लीजिए। देखिए, समय के आधार पे प्लांटिक किंगडम और एनिमलिया किंगडम में ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म का खोज हुआ जो इस किंगडम में नहीं आती थी। तो इसके आधार पे देखिए, समय के साथ हर चीज परिवर्तित होता है। टाइम इज वेरिएबल, समय परिवर्तनशील है, और जैसे जैसे समय बढ़ते जाती है वैसे वैसे ढेर सारा नया चीज़ का खोज हो रहा है। अभी भी ऐसे हजारों चीज़ का खोज हो चुका है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगी वैसे वैसे उस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। और देखिएगा, एनसीईआरटी में भी कई ऐसा चीज़ है जो गलत साबित हुआ तो उसको भी टाइम के साथ निकाल दिया गया और नए नए चीज़ को उसमें फिट कर दिया गया। तो ऑल ओवर आप समझ गए कि क्लासिफिकेशन कैसे हुई थी। शुरू में एरिस्टोटल साहब ही सबसे पहले साइंटिफिक्स क्लासिफिकेशन किए। उन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कलेक्टर के आधार पे प्लांट को 3 पार्ट्स में बांटा। पहला ट्री, सर्ब एंड हर्ब में, और एनिमल को 2 पार्ट्स में, जिसमें रेड ब्लड ग्रुप पाया जाता है उसको एक अलग ग्रुप रखा, जिसमें रेड ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता उसको अलग ग्रुप रखा। लिनियस के टाइम में 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आ गया था, प्लांटी और एनिमलिया। लेकिन उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया किसको, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेसिस में फंगी, ये सबको अलग अलग नहीं कर पाए। ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में किस किस को फिर से इंक्लूड किया गया, तो सेल स्ट्रक्चर को, नेचर ऑफ वाल को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, हैबिटेट को, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इन्होंने इंक्लूड किया। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सब टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम फंगी के बारे में, किंगडम प्लांटी के बारे में, किंगडम एनिमलिया के बारे में, वायरस बायोराइड एंड लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास में जो भी बताया गया था वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ एनसीईआरटी में मार्किंग करते हुए, लिखते हुए याद करना है, तब जाकर के आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।